नमस्कार। मैं डॉक्टर गोपाल जोशी, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री R.H. जोशी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जसदन। मित्रों, आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आए हैं जो समाज में लोगों को अपना जीवन कैसे ज्यादातर सुखमय बनाए, लोग वेल बीइंग कैसे बने, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ये सब्जेक्ट में जो छात्र है वो अपना कैरियर कैसे आगे ले जा सके, वो सब्जेक्ट को लेके हम आज आपके साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आज दो महानुभाव जिनका पूरे भारतवर्ष में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का जो क्षेत्र है, जो फिजिकल एजुकेशन का फील्ड है, उसमें ये दोनों महानुभाव का बड़ा नाम आदर के साथ लिया जाता है। डॉक्टर पीयूष जैन जो नेशनल सेक्रेटरी है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिनको हम पेफी के नाम से जानते हैं। पीयूष जैन सर ने एक ऐसा संकल्प अपने मन में निर्धारित किया 2008 में कि फिजिकल एजुकेशन को बेहतर तरीके से समाज में कैसे ले जाया सके। फिजिकल एजुकेशन इज नॉट ओनली जो व्यायाम शिक्षक है वो बॉल दे दे और लड़के विद्यार्थियों जो है वो खेले, ये सिर्फ फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये नहीं है। तो बेहतर तरीके से समाज में फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का जो सब्जेक्ट है उसको कैसे ले जा सके, इसलिए एक गवर्नमेंट जॉब छोड़कर जो व्यक्ति ये एनजीओ चला रहा है, 12 साल से ये एनजीओ इस फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको इसका जो पीयूष सर का जो वंदनीय प्रयास है और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको हम पूरे हृदय से उसका आज स्वागत करते हैं। पेफी आज 23 स्टेट्स में कार्यरत है। गुजरात में भी पेफी का काम शुरू है। 2016 से गुजरात में पेफी का जुदा जुदा जो हमारा जो प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम, वो पेफी का गुजरात में भी हो रहा है और बेहतर तरीके से गुजरात में इस फील्ड को हम आगे ले जा सके, इसलिए सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। दूसरे महानुभाव जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है डॉक्टर शरद कुमार शर्मा सर, जो 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। पेफी में भी बहुत ही उसका बढ़िया रोल वो अदा कर रहे हैं। एक टेक्निकल पार्ट जो है उसका हमको भी ये जो आपके सामने जूम एप्लीकेशन के द्वारा फेसबुक लाइव तक पहुंचाने का जो उसने प्रयास किया है वो भी वंदनीय है। 2 बार मेरे से बात हुई, बड़ा ही मैग्नेटिक उसका व्यक्तित्व है। सबको हम दोनों महानुभाव को मैं पूरे हृदय से उसका स्वागत करता हूं और अपनी बात आपके समक्ष रखने का मैं उसको विनंती करता हूं। धन्यवाद गोपाल जी। साथियों, आज हम लोग यहाँ पर कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और ये विषय की गंभीरता इसी बात से पता लगती है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन को एक सिंपल सब्जेक्ट माना जाता है, जबकि वो अनेक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विषयों को अपने अंदर समाहित करे हुए सब्जेक्ट है। अगर बोला जाए कि
जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, सबका समाहीकरण अगर किसी एक सब्जेक्ट में है तो वो फिजिकल एजुकेशन ही है और कोई सब्जेक्ट नहीं है। साधारण तौर पर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप मैथमेटिक्स को, बिना मैथमेटिक्स के कोई भी ग्राउंड प्रिपेयर नहीं हो सकता, किसी भी बॉल, किसी भी इक्विपमेंट का साइज नहीं आ सकता, कोई भी टेस्ट बिना साइंटिफिक थ्योरीज के बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं कि हम बहुत सारे सब्जेक्टों के साथ फिजिकल एजुकेशन को मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन ये समाज में एक कुरीति ही कहेंगे, क्योंकि हम इस क्षेत्र विशेष से संपर्क रखने वाले हैं। तो एक कुरीति है कि शारीरिक शिक्षा को ऐसे समझा जाता है कि ये तो बड़ा साधारण, और जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो शारीरिक शिक्षा में आ जाओ। तो उस नीयत ने, उस विचार ने इसको सबसे ज्यादा आहत किया है। तो आज हम लोग आपको शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसके कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या हम कोर्सेज हम इसके माध्यम से कर सकते हैं, और अपने जीवन को कैसे सक्सेसफुल और हायर, जितने हाई अथॉरिटी तक ऊपर पहुंचाते के लिए जो जो हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, हम सारा प्रयास इस सत्र के माध्यम से करेंगे। हम लोग इसके लिए एक पीपीटी आप सबके समक्ष रख रहे हैं। कैरियर एंड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, आप हम लोगों का इंट्रोडक्शन जोशी जी ने बता दिया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो कि आज एक एनएसपीओ का दर्जा प्राप्त एक संस्था है, नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग 2008 से, सन 2008 से हम लोग नियमित रूप से शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, उसका विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रयासरत हैं। साल भर में अनेकों प्रकार की गतिविधियां, जिनमें सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऐसे अनेकों प्रोग्राम हम मिनिस्ट्रीज और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर करते आए हैं। समाज में शारीरिक शिक्षा के प्रति एक अलग जगाने का कार्य फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया वर्षों से करता आ रहा है। सर, अब नेक्स्ट स्लाइड्स आप प्लीज लीजिए। जी नमस्कार सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत। जैसा कि आप सभी लोगों को अभी बताया गया कि हम लोग पैफी के माध्यम से देश भर में शारीरिक शिक्षा और खेल कूद को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अक्सर हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं और लोगों के अलग अलग मतभेद और मनभेद हो सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में क्या क्या कैरियर की संभावनाएं हैं, क्या क्या एक शारीरिक शिक्षक कर सकता है। इस बात पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ डॉक्टर शरद कुमार शर्मा जी हैं इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि आर.एस. जोशी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जसदान के द्वारा किया जा रहा है। मैं पूरे देश में विगत कई वर्षों से इस बात के लिए प्रयासरत था कि देश में शारीरिक शिक्षा की एक चर्चा चालू हो। विडंबना यह है कि आज देश में सभी लोग कई अलग अलग तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जैसे अभी हम लोग सब देख रहे हैं कि कोरोना का एपिडेमिक टाइम चल रहा है, बट इस दौरान यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो हो रही है इम्यूनिटी की। यदि सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही है तो वो चर्चा हो रही है योगा की, हेल्थ की, स्पोर्ट्स की, कि कैसे हम इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। डॉक्टर शरद एक बार मुझे बताएं। जी सर, प्लीज, क्लियर है। तो जहां तक कैरियर ऑप्शंस की बात है फिजिकल एजुकेशन में, तो हम लोगों ने इस पूरे खेल कूद, योगा, शारीरिक शिक्षा, वेलनेस, स्पोर्ट्स साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने 6 भागों में विभाजित किया, कैटेगराइज किया 6 में। एक वो है जो फिजिकल एजुकेशन का कैरियर बनाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो स्पोर्ट्स साइंस में कैरियर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कोचिंग में कैरियर की बड़ी संभावनाएं हैं।
फिर योगा, हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस एक पार्ट है और एक है सपोर्ट स्टाफ। यहाँ इस बात का हमको इसलिए जिक्र करना है इन 6 के 6 सब्जेक्टों का, क्योंकि ये 6 के 6 सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक है। पूरक होने का अर्थ यह है कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलता है, लेकिन आम जन भाषा में, जनता के बीच में इस पूरे सब्जेक्ट पर अलग अलग भिन्नताएं हैं। उन लोगों को पता ही नहीं है कि क्या फिजिकल एजुकेशन है, क्या स्पोर्ट्स है, क्या स्पोर्ट्स साइंसेज है, कोचिंग क्या है, योग क्या है, सपोर्ट स्टाफ का रोल क्या है। तो आज इस सेशन के माध्यम से मैं और डॉक्टर शरद आप सब लोगों के सामने इन पॉइंट्स को लेके आ रहे हैं आप लोगों के सामने। तो बेसिकली हमने इस पूरे लेक्चर को, पूरे प्रेजेंटेशन को 6 पार्ट में डिवाइडेड किया है। पहला उन लोगों के लिए जो फिजिकल एजुकेशन में कैरियर बनाना चाहते हैं, दूसरा उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, तीसरा स्पोर्ट्स साइंसेज, कोचिंग, योगा, हेल्थ, फिटनेस एंड वेलनेस और सपोर्ट स्टाफ। तो जहां तक फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन टीचर का सेंस ये है कि जो लोग स्कूल में काम करते हैं, जो लोग कॉलेजेस में काम करते हैं और जो लोग यूनिवर्सिटी सेक्टर में काम करते हैं, और इसके लिए अलग अलग तरह की वैकेंसीज पूरे देश भर में है। तो फिजिकल एजुकेशन में जहां तक एकेडमिक टीचिंग सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जैसा कि सीबीएसई में 9 to 12 तक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, कई जगह बीए बीएससी में फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, कई स्टेट में, कई जगह पर बीपीएड एमपीएड कोर्सेज चल रहे हैं, उनमें कैरियर की बहुत संभावनाएं होती हैं। तो वहां पर स्कूल और कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और फिर वाइस चांसलर तक की संभावनाएं बनती हैं। फिर होता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब प्रोफाइल होती है। जैसे कई फिजिकल एजुकेशन टीचर अलग अलग तरह के इस तरह के काम करते हैं। डॉक्टर शरद आप मेरी बात से सहमत होंगे इन सब चीजों से? जी सर, और यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐड करना है तो हम लोग आप ऐड भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल क्लियर है सर कि हमने 6 पार्ट्स में जो एकेडमिक अपना एक टीचिंग को कहलाता है फिजिकल एजुकेशन, हमने सारी चीजों को बताया कि प्राइमरी से लेकर के और हम लोग हायर पोस्ट तक किस किस प्रोफाइल में हम लोग जॉब अपना देख सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर 6 पॉइंट्स में क्लियर आपको बताया, समझाया गया है। इसके बाद दूसरा कैरियर ऑप्शंस बताते हैं स्पोर्ट्स। मतलब हर व्यक्ति, देखो ये जो आज का हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर बेसिकली एक लेमैन पर्सन के लिए भी बहुत काम का है। जैसे हम लोग जब पैफी में काम करते हैं तो मुझे अक्सर ये बताया जाता है और लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या बोलते हैं सर हमें अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में ले जाना चाहते हैं। जैसे आज सुबह ही मेरे पास एक फोन आया तो वो बोले कि सर मैं अपने बच्चे को इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में खिलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले कि कैसे एक बच्चा, हम लोग ये तो देखते हैं कि सफलता के दौर में मैरी कॉम का नाम आता है, द्युति चंद का आता है, पीवी सिंधु है, महेंद्र सिंह धोनी, जितने भी प्लेयर्स बड़े बड़े हैं और जिन प्लेयर्स को हम लोग देख रहे हैं, उन प्लेयर्स के ऊपर वो प्लेयर कैसे बनते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं उन प्लेयर्स को बनने के लिए, उस पर हम लोग एक बार चर्चा करना चाहते हैं। बेसिक एग्जांपल क्या है कि आज मेरे पास एक फोन आया, उन्होंने कहा कि सर मैं अपने बच्चे को कैरियर बनाना चाहता हूं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले हमको जो स्पोर्ट्स हैं उनको 2 कैटेगराइज करना पड़ेगा, एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स और एक टीम स्पोर्ट्स। भारत देश के यदि 28 मेडल्स को देखें ओलंपिक में तो ज्यादातर हमारे मेडल ओलंपिक में या बड़े गेम्स में, कॉमनवेल्थ हो या एशियन गेम्स हो, ज्यादातर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेडल्स आए हुए हैं। हॉकी जैसे टीम गेम को छोड़ दो तो उसके अलावा। तो जब हम लोग टीम गेम की बात करते हैं तो टीम गेम में हॉकी है, कबड्डी है, कई अलग अलग तरह के गेम है। बट इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, आजकल मनिका बत्रा का नाम आप लोग ज्यादा सुन रहे होंगे, तो इस तरह से कई गेम्स, कुश्ती में सुशील कुमार हैं। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आपकी अपनी मेहनत ज्यादा कारगर होती है। तो यदि जो भी लोग स्पोर्ट्स में अपने बच्चे का कैरियर बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि सिस्टम क्या होता है खेलने का, कैसे बच्चा एक हायर रैंक तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचता है।
सबसे पहले हम लोग स्कूल सेक्टर की बात करते हैं, जहां पर स्कूल गेम्स होते हैं, SGFI टूर्नामेंट्स होते हैं, CBSE के नेशनल्स होते हैं। उन बच्चों में जो भी बच्चा अच्छा होता है, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वह लोग आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे स्कूल्स में फिर जोनल खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेटअप है एक, कि यदि आप स्कूल में अच्छा कर रहे हैं तो आपको जो आपके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन होगी। देखो, भारत देश में खेल का संबंध जहां तक हम मानते हैं वो दो चीजों से होता है। हमारे यहाँ पर खेल को नियंत्रण करने वाली संस्थाएं फेडरेशन, और फेडरेशन के ऊपर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो जितनी भी फेडरेशन हैं, उन सभी फेडरेशनों की डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं, उन सभी फेडरेशनों की स्टेट बॉडीज हैं, और उन सभी फेडरेशनों की नेशनल बॉडी है। अब सपोज करते हैं, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देखता हूं कि यदि आपका बच्चा बास्केटबॉल में अच्छा है, तो हम लोग उसका कैरियर बास्केटबॉल में कैसा अच्छा बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी बास्केटबॉल की एसोसिएशन है, उससे संपर्क करना होगा। जो आपके नियरेस्ट कोचिंग अकेडमीज होंगी, उनमें जो कोच होंगे, दे नोज अबाउट द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ बास्केटबॉल गेम। इट्स जस्ट फॉर एग्जांपल। जब आपका बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेलता है और डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके बाद वो बच्चा स्टेट चैंपियनशिप के लिए जाता है, और स्टेट करने के बाद उसको नेशनल लेवल पे चांस मिलता है, और नेशनल के बाद इंटरनेशनल में जाके वो परफॉर्म कर सकता है। अब यदि आप अपने बच्चे का स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 2-3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। सुबह भी मैं एक चर्चा में ये बात कह रहा था कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है उसका इंटरेस्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि आप उसका इंटरेस्ट तो है कबड्डी में और आप उसको बैडमिंटन सिखा रहे हैं। सबसे पहली चीज हमको इंटरेस्ट देखना है, और दूसरी चीज देखना है रिसोर्सेज। ऐसा गेम जो बहुत कॉस्टली है, जिसकी कोचिंग बहुत कॉस्टली है, आपने इनिशियल फेज में उसको डाल दिया उस गेम के अंतर्गत, और बाद में पता लगा कि हाँ, हम लोग या पेरेंट्स उसको सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लीमेंट्स चाहिए और कोचिंग चाहिए। तो इसलिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी गेम के चयन में। सबसे पहली चीज है इंटरेस्ट, और दूसरी चीज है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में दोनों चीजें आती हैं, पेरेंट्स के भी रिसोर्सेज हैं और सोसाइटी के भी रिसोर्सेज हैं, कि जहां पर वो खेल रहा है वहां पर उस लेवल की एकेडमीज हैं, उस लेवल का कोचिंग उसको स्टैंडर्ड मिल रहा है कि आप उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकें। तो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। और देखो, जॉब्स की जहां तक बात आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में लिख भी रहे होंगे कि सर हमारा जॉब नहीं मिलती है फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में। तो मैं आपको बता दूं, ये एक जेन्युइन फिनोमेना है, जेन्युइन प्रॉब्लम है पूरे देश भर की, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स को सेकंड लाइन में रखा गया है। हम लोग उसको कैरियर मानते ही नहीं है। तो कैरियर जब मानते ही नहीं है, तो जब कैरियर है ही नहीं है, तो लोग जॉब कम मिलती हैं। इसलिए अब लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे चलन चले हैं कि जैसे खेलो इंडिया भारत सरकार ने शुरू किया, उसमें जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन बच्चों को सरकार स्कॉलरशिप भी दे रही है। तो इस तरह के कई वेंचर्स चालू हुए। जी डॉक्टर शरद। जी सर, बिल्कुल। मैं इसी स्लाइड से संबंधित एक अभी आपसे बात, जैसे आप ये चर्चा कर रहे थे तो एकदम से मेरे भी संज्ञान में आया कि अगर मैं एक पेरेंट की तरीके से बात करूं कि अगर फिजिकल एजुकेशन टीचर अपडेट नहीं होगा, अपग्रेड नहीं होगा, तो मैं एक अभिभावक, एक पेरेंट होने के नाते मेरे को पता है मेरे बच्चे में ये पोटेंशियल है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर जो है वो सिर्फ 1 या 2 का स्पेशलाइजेशन होने के नाते सिर्फ उन्हीं 2 गेम्स की जानकारी रखते हैं, और उन्हीं 2 गेमों के बारे में उनको ज्यादातर पता होता है। और मेरे बच्चे को जिस फील्ड का या जिस गेम का पैशन है, शौक है, अगर मैं उससे उनकी जानकारी लेना चाहूँ तो ज्यादातर लोगों को नहीं होगा। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि सर जो ऑर्गेनाइजिंग जो टीम्स, ये जो यूनिट्स हैं, इनका आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का भुगतान भी बच्चों के द्वारा या टीचर्स या अभिभावकों के द्वारा ही किया जा रहा है। जी, मैं सहमत हूं इस बात से। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि जब भी आप अपने बच्चे के लिए किसी स्पोर्ट्स का चयन करें, चाहे स्कूल लेवल पर करें या दूसरे स्तर पर करें, तो 2 बातों का बड़ा इंपॉर्टेंट ख्याल रखना होगा आपको। पहली चीज है आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस गेम में है, और दूसरी चीज, अब इंटरेस्ट तो उसका है बैडमिंटन में, लेकिन आप जहां रहते हो वहां बैडमिंटन की फैसिलिटी नहीं है, अच्छे कोर्ट नहीं है, अच्छे कोच नहीं है,
तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट होता है मानसिक रूप से। मैं आपको बताऊं, देखो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, मतलब फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन में अपने आप में सारी चीजें हैं, वहां पर हम एक चीज की बात नहीं करते हैं, उस डेफिनेशन में हम फिजिकल की बात करते हैं, मेंटल की बात करते हैं, सोशल की भी बात करते हैं, इमोशनल की बात करते हैं, स्पिरिचुअल की बात करते हैं। तो जब भी किसी इस तरह का गेम्स का चयन किया जाए तो उसमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है स्पोर्ट्स साइंसेज का। आजकल सब जगह बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइंस। लेकिन ये स्पोर्ट्स साइंस होती क्या है और इसका यूज क्या है? फिजिकल एजुकेशन में भी कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें स्पोर्ट्स साइंसेज आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स साइंस पूरा ही एक एकेडमिक बड़ा इंटरेस्ट एरिया है जिसका मेन पर्पज होता है टू इनहांसमेंट इन द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। प्लेयर्स की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने में जिन जिन चीजों का योगदान होता है वो स्पोर्ट्स साइंस के अंतर्गत आती है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, न्यूट्रिशन है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स एंथ्रोपोमेट्री है, स्पोर्ट्स फार्मेसी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है। तो इस तरह का एक पूरा सेगमेंट है। हम यदि विकसित देशों की बात करें जहां पर स्पोर्ट्स नंबर 1 पे चाइना है, रसिया है, अमेरिका है, वहां पर स्पोर्ट्स इसलिए अच्छा है क्योंकि वहां पर स्पोर्ट्स साइंस ज्यादा अच्छा है। दुखद यह है कि इंडिया में अभी तक स्पोर्ट्स साइंस की कोई बात नहीं करता था, लेकिन पिछले कुछ 5-6 सालों में इतना अच्छा परिवर्तन आया है कि अब देश में स्पोर्ट्स साइंस की बात होने लगी है। पहले जब आप को कभी मैं बहुत लेहमन भाषा में समझाऊं तो यदि रसिया का एक प्लेयर खेलने के लिए आता है ओलंपिक में तो उसके साथ बहुत बड़ी 8 से 10 लोगों की टीम होती है, जिनमें स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। बट जब इंडिया का प्लेयर ओलंपिक में जाता है तो उसके साथ 2-3 ही लोग होते हैं, उसका कोच होता है, असिस्टेंट कोच होता है, मसाजर होता है और मैनेजर होता है। तो स्पोर्ट्स साइंस एक ऐसा एरिया है जिसकी अब चर्चा होने लगी है, और चर्चा भी क्यों होने लगी है कि आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में स्पोर्ट्स साइंसेज के कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं थे। पिछले 5-6 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, खेल मंत्रालय ने एक काम किया और पूरे देश भर में स्पोर्ट्स साइंस के इंस्टीट्यूट स्थापित करने शुरू किए। पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फिजिकल एजुकेशन चलती थी जिसमें बीपी एड कर लिया, एमपी एड कर लिया, बच्चा टीचर बन गया। लेकिन अब स्पोर्ट्स साइंस से रिलेटेड भी डिप्लोमा, बैचलर डिग्री कोर्सेज, मास्टर डिग्री कोर्सेज, पीएचडी तक स्पोर्ट्स साइंस में अवेलेबल है, और दे ऑल आर फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी मैं आप सभी लोगों से जानकारी साझा कर रहा हूं कि भारत सरकार ने 7 इंस्टीट्यूटों को मान्यता दी है स्पोर्ट्स साइंस के कोर्सेज चलाने के लिए। जैसे नॉर्थ में राजस्थान यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, फिर अभी रिसेंटली राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश महावीर मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत स्पोर्ट्स मेडिसिन के कुछ कोर्सेज चालू किए गए हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के कोर्सेज के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद को कुछ कोर्सेज दिए गए हैं। और ये सब जिन लोगों को स्पोर्ट्स साइंस जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है, और जो लोग स्पोर्ट्स साइंस में अपना कैरियर, क्योंकि आगे आने वाला समय ट्रेडिशनल से हटकर है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में तो बहुत प्राइवेट इंस्टीट्यूट आजकल डिग्री करा रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज करा रही हैं। तो यदि आप इन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको एक बार इस पूरे एरिया को देखना पड़ेगा। मैं यहाँ 2-3 बातें बताऊं। हकीकत में जितना इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन है, ग्रास रूट डेवलपमेंट पर, बेसिक स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर, वहीं स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की जरूरत है एडवांसमेंट में। कि आपके जब एथलीट एडवांसमेंट में जा रहा है, नेशनल खेलने जा रहा है, इंटरनेशनल खेलने जा रहा है, तब उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की। आज हमारा पैफी लाइव में भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर हमने एक लेक्चर किया, तो हमें बड़ी सारी क्वेरीज आई, क्योंकि स्पोर्ट्स जो प्लेयर है उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं होता। तो जब हमारा खिलाड़ी डोपिंग में पकड़ा जाता है तो हमको पता लगता है कि उसको बेचारे को नॉलेज ही नहीं थी कि कैसे एक साथ रोइंग फेडरेशन के 22 बच्चे जूनियर प्लेयर पकड़े गए डोपिंग में, और उन 22 बच्चों को पता ही नहीं था कि उन्होंने जो सप्लीमेंट लिया होगा, उन्होंने जो ड्रग्स ली होगी, उससे क्या बेनिफिट हो सकते थे और क्या नुकसान हो सकते थे। तो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट
न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, इन सब का एक काम है और आगे चल के इस सेक्टर में बहुत गुंजाइश है। जी डॉक्टर शरद। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूं। और मैं इसको अगर एक साधारण शब्दों में स्पोर्ट्स साइंस को बताऊं तो हार्ड वर्क तो किसी भी स्पोर्ट की होती है, मेन फैक्टर होता है, लेकिन उसके साथ कुछ स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि उसकी स्मार्टनेस क्या है। स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तब भी हमारे को हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए। जी, इसके बाद एक अगला सेक्टर आता है, चौथा नंबर का कोचिंग। कोचिंग के लिए देश में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसे NIS कहते हैं। हम सब लोग लेमैन भाषा में कहते हैं कि हमने NIS कर रखा है। बेसिकली NIS कोई डिग्री नहीं है, NIS उस इंस्टीट्यूट का नाम है। डिग्री का नाम होता है डिप्लोमा इन कोचिंग। कई तरह के कोर्सेज NIS पटियाला कराता है। मुझे कई बार बड़ा हैरानी भी होती है डॉक्टर शरद, मुझे और तकलीफ भी होती है कि जो हमारे सो कॉल्ड फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं वो बड़े गर्व से लिखते हैं NIS इन बास्केटबॉल। आप उनके रिज्यूम देखेंगे और सरकारी सिस्टम में भी जब नौकरी निकलती है कोचिंग की तो उस पर लिखा रहता है रिक्वायर्ड NIS। NIS कोई डिग्री का नाम नहीं है, NIS इंस्टीट्यूट का नाम है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन हम लोगों ने NIS को डिग्री बना दिया है, जबकि वहां पे कई तरह के कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। और अब कई इंस्टीट्यूटों ने इंडिया में, जैसे अभी जो नई नेशनल यूनिवर्सिटी खुली है भारत सरकार की मणिपुर में, उसमें एक बैचलर डिग्री कोर्सेज चालू है, BSc इन स्पोर्ट्स कोचिंग। तो वो जो सब्जेक्ट है BSc स्पोर्ट्स कोचिंग, वो भविष्य के कोचेस तैयार करना चाहता है। अब मैं 2-3 एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी करीब करीब 1 अरब 35 करोड़ हो रही है। आप विश्वास करेंगे हमारे देश में 1000 से ज्यादा एथलेटिक्स के कोच नहीं है, क्वालिफाइड कोच नहीं है। हमारी जितनी इंटरनेशनल लेवल की टीम्स हैं वो सभी टीम्स फॉरेन कोचेस के द्वारा ट्रेन की जाती हैं। ऑलमोस्ट टीम्स फॉरेन कोचेस के द्वारा ट्रेन की जाती है। दुखद यह होता है कि जैसे हम लोग फिजिकल एजुकेशन टीचर सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता है 6 वीक का NIS पटियाला से, और हम उसको कोच मानने लगते हैं। हमको यदि देश का स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है, हमको देश का स्पोर्ट्स बढ़ाना है, तो हमको इस पूरे सिस्टम को 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करना होगा। हमारा पहला काम होगा कि जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसका काम ग्रास रूट डेवलपमेंट होना चाहिए। जो कोच है उसका काम स्पोर्ट्स डेवलपमेंट होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर रॉ मटेरियल को तैयार करे, उसका बेसिक्स डेवलप करे और उसको कोचेस को दे दे। बस दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में बहुत ज्यादा हमारे पास कोचेस नहीं। तो इस तरह के कई कोर्सेज हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन बहुत कम लोगों को पता होगा, यदि आप लोग विदेश में भी कोई डिग्री करने जाते हैं अच्छी यूनिवर्सिटियों में, तो भारत सरकार उसके लिए फंडिंग भी करती है। कभी मुझे मौका लगा तो मैं इस बात पे भी चर्चा करूंगा। जी डॉक्टर शरद। सर मैं सहमत हूँ, आपने जो बताया वो एक दर्द स्वाभाविक है, और स्वाभाविक इसलिए कहूंगा क्योंकि ये वही जान सकता है जिसने उसकी लड़ाई लड़ी हो या जिसने उसकी तकलीफ को झेला हो, जाना हो। सर शॉर्ट NIS जो एक वर्ड है, वो शॉर्ट NIS इसलिए नहीं है कि आपने NIS नहीं चाहिए हमारे को, वो एक उनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको डिग्री की जगह डिप्लोमा मिलने की जगह शॉर्ट NIS एक सर्विस पीरियड में छुट्टियों के दौरान वेकेशंस में कराया हुआ एक कोर्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन मैंने बहुत सारे बायोडाटा ऐसे देखे हैं कैरिकुलम में लोग लिखते हैं NIS, और जब वो उनसे पूछते हैं आपने ब्रैकेट में लिखा NIS सो एंड सो, कबड्डी XYZ कोई भी गेम, और जब उनसे पूछते हैं आपने कब करा था तो वो कहते हैं सर मैंने शॉर्ट NIS करा था। लोग बाग उसको शो ऑफ में भी लेते हैं। उसमें 2 नुकसान हो रहे हैं। पहला कि वो जो उसको NIS लिखने का अधिकार नहीं है पूरा, वो NIS लिख करके उसको भ्रमित कर रहा है। दूसरा कि वो शॉर्ट NIS को फुल NIS के इक्वलेंट काउंट करके समाज में अपना एक इमेज क्रिएट कर रहा है। और सर मैं इसी के साथ एक चीज और आपके सबके नॉलेज में लाना चाहता हूं। हम लोग जितने स्पोर्ट्स सेंटर्स चलाते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड सेंटर्स होते हैं, आप एक सर्वे करें कि कितनों के अंदर NIS कंप्लीट डिग्री होल्डर्स
या डिप्लोमा होल्डर्स काम कर रहे हैं, उसके अंदर 90% लोग जो है सर्टिफिकेट होल्डर्स काम कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्टिफिकेट होल्डर, वो उस सर्टिफिकेट होल्डर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ ना होने से तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये स्थिति बताती है कि हमारे पास कितनी शॉर्टेज है फुल एक्सपीरियंस्ड कोचेस की। जी सर प्लीज। हाँ, मैं यही ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं आप लोगों से माफी भी चाहूंगा कि बीच बीच में, क्योंकि हम लोग आज अनफॉर्चुनेटली इसको मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को बीच में कुछ गड़बड़ लगती होगी। कभी लगा मौका तो हम इस सेशन को फिर से भी करेंगे। तो हमारा मानना क्या है कि सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए और उनको इस पूरे सब्जेक्ट को, जैसे जहां पर एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उसमें ये ना लिखा जाए कि एनआईएस सब्जेक्ट है। कोचिंग में बड़ी संभावनाएं हैं और डिप्लोमा इन कोचिंग बोला जाए, सर्टिफिकेट इन कोचिंग बोला जाए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोचिंग बोला जाए, इवन पीएचडी इन कोचिंग आल्सो होनी चाहिए। अगला जो सेगमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के पर्सपेक्टिव में, जब कोविड-19 का दौर पूरे देश भर में चल रहा है। कोविड-19 के दौर में सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि योगा करो, हेल्थ फिटनेस पर ध्यान दो, इम्यूनिटी बूस्ट करो। दूध भी अब आ रहा है तो इम्यूनिटी वाला आ रहा है, सब चीजें इम्यूनिटी की चर्चा हो रही है देश में। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको ज्वाइन किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने योग को बहुत प्रमोट किया और बहुत सारी चीजें योग के माध्यम से पूरे देश भर में चलाई। और इसके दौरान बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से योग के कोर्सेज किए। तो योगिक साइंसेज, जिम ट्रेनर एंड बॉडी बिल्डर और एरोबिक एंड डांस, इन तीन चीजों में भी बड़ी संभावनाएं हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इनमें जॉब कम है, बट फिर भी क्या बोलते हैं, ये तीन ऐसे सेक्टर हैं योगिक साइंसेज के, जिम ट्रेनर्स एंड बॉडी बिल्डिंग के और एरोबिक्स एंड डांस के, जिनमें अलग अलग तरह पर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में समय समय पर जॉब भी आती हैं और समय समय पर इन तीनों कोर्सेज को के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज भी पूरे देश भर में योगा के बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज चालू हैं, डिप्लोमा हैं, डिग्री चालू है। इसी तरह से जिम की एक बड़ी बड़ी चेन है, जैसे रिबॉक है या दूसरी भी कई चेन है, वो अपने भी पर्सनल कोर्स कराती हैं और उन कोर्सेज को करके आपको फायदा ये होता है कि आप उन्हीं के डिपार्टमेंट में नौकरी पे लग जाते हैं। इसी तरह से जुम्बा डांस का बड़ा क्रेज चलता है सोसाइटीज में। तो ये सब प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज्यादा है। जी डॉक्टर शरद। जी सर, आज जिस तरीके से बीमारियों का चलन है या आदमी अपने पूर्ण स्वास्थ्य से बिल्कुल अलग चला गया है, तो उन सबको पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्केट में एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री की तरीके से भी क्रिएट किया गया है और इसको बोला जाता है हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। तो अगर इसको इंडस्ट्री किस चीज की होती है, किस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिसकी मार्केट में डिमांड होती है, तो हम लोग इसको डिमांड के एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं कि इसकी इतनी डिमांड है कि हर आदमी जानते हुए भी, आपके पास सोर्सेज होते हुए भी, हर आदमी को अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए, एक पर्सनल योगा एक्सपर्ट चाहिए। तो वो किस लिए चाहिए? वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री होल्डर होगा, सर्टिफिकेट होल्डर होगा या एक्सपीरियंस्ड होगा। तो ये भी एक करियर की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आप इंडिविजुअली या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों रूप से कर सकते हैं। जी सर। जी, और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि जो सेक्टर स्किल काउंसिल है भारत सरकार की स्किल मिनिस्ट्री के अंतर्गत, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन एंड लेजर एक्टिविटीज की काउंसिल, देखो अभी हमारे देश में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड नहीं आया है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारे यहाँ पर रिक्रिएशनल के भी मास्टर लोग हो सकते हैं। रिक्रिएशन को हमने अभी तक एक सब्जेक्ट ही नहीं माना है, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक स्पोर्ट्स सब्जेक्ट चल नहीं रहा है, तो रिक्रिएशन पे हम लोग कैसे चर्चा करेंगे। भविष्य में उम्मीद है कि रिक्रिएशनल लीडर्स की भी जरूरत पड़ेगी इस देश को। और जहां तक ये योगा और वेलनेस इंडस्ट्री की बात है, तो सेक्टर स्किल काउंसिल के द्वारा भी कई तरह के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं इस तरह के। जी, अगली स्लाइड की बात करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है सपोर्ट स्टाफ का। कोई भी गेम हो और जिसकी हम लोग यहाँ चर्चा करें, तो उन गेमों में हमको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए सपोर्ट स्टाफ का। प्लेयर्स के अलावा हमको वहाँ रेफरी चाहिए,
अंपायर चाहिए, टेबल ऑफिशियल्स चाहिए, रिकॉर्डर्स चाहिए, लाइन्समैन चाहिए, क्यूरेटर चाहिए, ग्राउंड तैयार करने वाला चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा डॉक्टर शरद कि जो बीसीसीआई का क्रिकेट की पिच का क्यूरेटर होता है उसकी सैलरी साल में 1-1 करोड़ रुपए होती है जी। उनको इस तरह से उनकी एक्सपर्टाइज हो जाती है ग्राउंड्स बनाने में, पिच बनाने में, कि उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग अच्छी सैलरी पे लेते हैं। बट इसके लिए बहुत स्पेसिफिक आपको नॉलेज चाहिए। जैसे रेफरी और अंपायर के लिए हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फेडरेशन अलग अलग तरह के कोर्सेज चलाती हैं, तो उन कोर्सेज में लेवल 1 होता है, लेवल 10 तक होते हैं, और उनको करने के बाद आप लोग अंपायर और रेफरी भी बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब कोई आदमी या जब कोई व्यक्ति ये सोच ले कि उसको रेफरी और अंपायर बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए कि उसको उस कंसर्न गेम की फेडरेशन की साइट को रेगुलर विजिट करना चाहिए। उस कंसर्न फेडरेशन से हमेशा बात करनी चाहिए कि कैसे कब उनके यहाँ कोर्सेज चालू हो रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली इन कोर्सेज की खबर ही नहीं होती है लोगों को। कोई पब्लिक इसमें नोटिस नहीं आता है कि वहां पर कोई अंपायरिंग का कोर्स हो रहा है। और क्रिकेट जैसे गेम में अंपायरिंग का बड़ा स्कोप होता है। आप डेली भी जो लोग होते हैं वो लोग दिल्ली जैसे शहर में, महानगरों में जहां पर रेगुलर मैचेज होते हैं क्रिकेट के, वहां पर अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं ये लोग। लेकिन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड इस सब सपोर्ट स्टाफ को थोड़ी प्रॉब्लम आई है। ऐसे ही ग्राउंड्समैन होते हैं, ग्राउंड्स जो डेवलप करते हैं, लाइफ गार्ड होते हैं स्विमिंग में, हेल्पर होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। यदि आप एक के बाद एक इन सेक्टर्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर दिखेंगे जिन सेक्टर में इस तरह के सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती है। जी बताएं सर, इसके अंदर जो दो शुरू के रेफरीज एंड एम्पायर है ना, वहां तक तो लोगों की नॉलेज होती है और उनके लिए कोर्सेज भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, और अपनी नॉलेज और अपने गेम के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के बेस पे वो कुछ लोग अपने इंडिपेंडेंटली उस टैलेंट को भी डेवलप करके वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो नीचे के बाकी के नाम है ना सर, वहां पर इंडिया में कल्चर है जिसे हम साधारण भाषा में जुगाड़ कहते हैं, और वो जुगाड़ वर्ड जो है अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी एक उसने जगह पा ली है। तो सर वो जो जुगाड़ वर्ड है उसने सारी चीजों को खराब कर रखा है, इंटरप्ट कर रखा है। अब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कोई गेम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं और मेरे को उसके अंदर क्वालिफाइड ऑफिशियल की जरूरत है, तो मैं सिर्फ रेफरीज और एम्पायर तक क्वालिफिकेशन सोचता हूं या क्वालिफाइड सोचता हूं। उसके नीचे मैं आपको बुला लेता हूं, मैं किसी अपने साथ खेले हुए प्लेयर को बुला लेता हूं, और भी कोई नहीं मिलता तो अपने घर परिवार के, गांव के, देहात के, अपने शहर के बच्चे को खड़ा कर देता हूं, किसी आदमी को खड़ा कर देता हूं, आपको कुछ नहीं करना, ये लाइन है, बस आपने बताना कि बॉल इधर गिरी थी या उधर। तो सर ये जो चीजें है ना, ये उसका कंपलसरी एक पार्ट होना चाहिए, और स्टार्टिंग से उनके लिए भी अवेयरनेस और उनके साथ साथ चीजों को सिखाने का एक क्रम होना चाहिए, और इन लोगों के लिए भी कुछ सर्टिफिकेशन साथ में होना चाहिए जॉब के अकॉर्डिंग कि भाई ये चीज भी इसने करी हुई है, तो कुछ ऐड ऑन हो जाए उसके कैरिकुलम में, उसके बायोडाटा में। जी सर। जी। और इस पर स्किल मिनिस्ट्री काफी सोच रही है। मैंने कई जगह पे इस तरह के कोर्सेज देखे, बट अभी इंडिया में इन सब चीजों में बहुत जरूरत है काम करने की। तो ये कुछ एरिया थे, सब्जेक्ट एरिया थे, जिनको हमने जरा जरा सा टच किया है। और बाकी यदि फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको की डेफिनेशन ही कहती है कि टू डेवलप द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड सोशल। तो और जब एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जब पढ़ाई करता है अपनी 3 साल 4 साल 5 साल के कोर्स करता है, तो मेनली फिजिकल एजुकेशन में आजकल जो एक बड़ा एरिया है वो है कि आफ्टर 12th आप क्या करें और आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करें। तो आफ्टर 12th करने के लिए जो यूजीसी के सर्टिफाइड कोर्स हैं, दैट्स कॉल्ड द बीपीईएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, जो आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटियों में चल रहे हैं। लेकिन इसको करने के बाद यदि आपको फिजिकल एजुकेशन में टीचर बनना है तो आपको बीपीईएस के साथ साथ 2 साल का बीपीएड करना पड़ेगा। बट कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो एनसीटी से एफिलिएटेड होकर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहे हैं, जैसे ग्वालियर का एलएनआईपी है, और इसके अंदर नॉर्मली ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो हम जो पिछली मैंने 6 सब्जेक्ट स्लाइड्स आपको दिखाई हैं, उनके माध्यम से आपको पहले ये बताना चाहते हैं कि आपको सेट करना पड़ेगा, आपको कोचिंग में जाना है,
आपको फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना है या आपको स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बनना है, तो कैरियर के चुनाव में इस चीज बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। उसका रीजन क्या है कि कई बार जो मेरे देखने में भी आया है, ये सारी चीजें प्रकाश में आती हैं कि एक बच्चा बीपीईएस कर लेता है, 3 ईयर का बैचलर डिग्री लेता है, फिर वो 2 साल का एमपीईएस कर लेता है, मास्टर डिग्री कोर्स कर लेता है। अब यदि उसका नेट क्वालिफाई नहीं होता है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर से 2 साल का बीपीएड करता है, तो उसके 7 साल लगते हैं। यदि वो पहले से ही प्रयास कर ले आफ्टर 12 कि मुझे तो टीचिंग लाइन में ही जाना है, तो वो 4 साल का बीपीएड कर सकता है, लगातार इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकता है। तो ये हमको दिमाग में लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आदमी बीपीएड करने के बाद फिर क्या बोलते हैं एनआईएस करने चला जाता है। तो कैरियर काउंसलिंग और कैरियर के बारे में जानकारी देने का ये मतलब है कि आपको अर्ली स्टेज में क्लास 12 के बाद, 11-12 के बाद ये डिसाइड कर लेना होगा कि आपको करना क्या क्या है। आपको कोचिंग में जाना है, आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको क्या करना है। तो ये कुछ सब्जेक्ट एरियाज हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन में हम सब लोगों ने पढ़ाई की है, तो फिजिकल एजुकेशन एक सारे सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया है, क्योंकि ये एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी है। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमको अपनी बॉडी को पढ़ना है, और बॉडी को पढ़ने के लिए ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल सर, आपने इंग्लिश में बताया, मैं हिंदी में बताता हूँ। अगर कोई विषय ऐसा है जो आपका सर्वांगीण विकास कर सकता है तो वो सिर्फ शारीरिक शिक्षा है। बाकी कोई भी विषय जो है वो पर्टिकुलर किसी एक चीज का, किसी स्किल का वो करता है। हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं और सिर्फ हम ही कर सकते हैं और कोई सब्जेक्ट कर भी नहीं सकता। जी सर। जी, तो यही मैंने अपने पिछले जिक्र किया था। वी हैव वेरियस कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, लाइक सर्टिफिकेट सीपीएड बोलते हैं, इट्स नाउ बहुत कम इंस्टीट्यूटों में चल रहा है। नाउ डिप्लोमा डीपीएड है, ये पुराने कोर्सेज हैं। जैसे डिप्लोमा इन योगा एंड फिजिकल एजुकेशन है। ग्रेजुएशन लेवल पर आप बीए फिजिकल एजुकेशन चल रहा है, कहीं पे बीएससी फिजिकल एजुकेशन चल रहा है, बीपीएस चल रहा है, इंटीग्रेटेड 3 कोर्सेज है। और पैफी की हमेशा से डिमांड रही है कि इस सारे सेटअप को एक बार रिफाइन करने की जरूरत है, इस पूरे सेटअप को एक बार पढ़ने की जरूरत है। जैसे आप कहीं पे देखेंगे, कोई इंस्टीट्यूट करा रहा है बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, कोई करा रहा है बीए इन फिजिकल एजुकेशन, कोई करा रहा है बीपीईएस, और दे ऑल आर एफिलेटेड। सेम इसके एमए इन फिजिकल एजुकेशन हो रहा है, एमएससी इन फिजिकल, एमएससी तो नहीं है देश में, बट एमपीईएस करके कोर्सेज आ गया पहले, जिसको हम एमपीई बोलते थे। फिर इसमें आप एमफिल कर सकते हैं, आप इसमें पीएचडी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और देश में इनके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं। यदि हम इंस्टीट्यूटों की बात करेंगे तो देश के यदि टॉप 10 इंस्टीट्यूटों की लिस्ट बनाई जाए, तो जैसा डॉक्टर शरद ने बनाया है कि एलएनआईपी ग्वालियर, जहां का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, मुझे लगता है वो देश में ही नहीं पूरे एशिया रीजन में एक बड़ा नंबर 1 इंस्टीट्यूट है विश्व एशियाई रीजन का। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद अभी इसी का एक सब सेंटर गुवाहाटी में भी खुला हुआ है। आप लोगों को एक मैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहता हूँ। हमारे देश में 2 नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं, एक एलएनआईपी ग्वालियर और एक अभी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाई। स्टेट लेवल पर बहुत सारी स्टेटों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज बनाई हैं। जैसे सबसे पहले बनाई गई स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अभी फिर हरियाणा सरकार ने भी अनाउंस कर दिया कि हरियाणा में भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जो अभी रन कर रही है, प्रेजेंटली इसके कोर्सेज चालू हो गए हैं। उसके बाद तमिलनाडु में तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। फिर अभी असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली असम में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चालू की है, डॉक्टर जेपी वर्मा जी वहाँ वाइस चांसलर बन के गए हैं। तो बड़ा स्कोप है इन सब चीजों में। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि अभी देश में इन सब चीजों में बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती। अपार्ट फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटी, बीएचयू है, एएमयू है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, देश की जितनी भी नामी यूनिवर्सिटियां, चाहे वो भरतियार यूनिवर्सिटी हो, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी हो, any university, they are running the courses in physical education like BPEd, MPEd, lots of courses is running. So these some of the renowned institute, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, काफी सारे लोग कोर्सेज इस तरह के चला रहे हैं।
ऐसे यदि स्पोर्ट्स साइंस में बात करेंगे तो स्पोर्ट्स साइंस में भी इसी तरह से है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स कोचिंग में चल रहा है, स्पोर्ट्स मसाज में चल रहा है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सर्टिफिकेट कोर्सेज चल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा चल रहे हैं, ग्राउंड मैनेजमेंट के कोर्सेज अभी कम है लेकिन चालू हो गए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सभी तरह के चालू हुए, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से। ये पिछले 3-4 साल के बदलाव हैं देश में, और मास्टर डिग्री तो ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स साइंस के सब्जेक्टों में चल रही है। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? हाँ सर, बस वो आपकी जो सर्टिफिकेट वाली बात थी वो मेरे को स्ट्राइक करी, और हम लोग उसमें एफर्ट कर भी रहे हैं। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जहां तक भी हम लोग अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, हम इसके ऊपर दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं कि एटलीस्ट जो ऑल ओवर इंडिया में हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाए। क्योंकि कुछ स्टेट्स में कुछ अगर MBBS और BE अगर सारे इंडिया में एक ही नाम एक ही डिग्री से पहचान है, तो हम लोगों के कोर्सेज में इतना वेरिएशन क्यों? तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग प्रयास करेंगे सर। इसी प्लेटफॉर्म से हम यहाँ से अनाउंस भी करते हैं कि उसके लिए करना भी चाहिए हमारे को, कि हम एक ही नाम से पहचाने जाए, हमारे 10 नाम ना हो। अंत में मैं कुछ इंस्टीट्यूट है जिनको है, जैसे NIS पटियाला है, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है मणिपुर का, ये कुछ यूनिवर्सिटियां अभी आ गई हैं जो इस तरह के कोर्सेज चला रही हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं चाहता हूं, यदि आप लोगों को इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन और चाहिए तो आप लोग हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं पैफी से। आप पैफी का वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जहां पर हम समय समय पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज की डिटेल डालते रहते हैं। कहीं यदि कोई कोर्सेज आते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। जी डॉक्टर शरद, मैं समझता हूं कि मैंने काफी चर्चा की है इस सब चीजों में, और यदि किसी को और इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। जी, हम लोगों का फोन नंबर और एड्रेस सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोग हमें मेल के थ्रू, फोन के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वायरी हो हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। और मुझे समय की बाध्यता को देखते हुए हम लोग इस सेशन को यहीं पर खत्म करना चाहेंगे, और मैं आप लोगों के समक्ष पुनः आऊंगा। यदि कभी ऐसा लगेगा तो हम लोग फिर से इस तरह का जूम सेशन कंडक्ट करेंगे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का एक बड़ा फायदा क्या हुआ है कि हम लोग कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में पूरे देश में प्रॉब्लम्स हैं, कोरोना की वजह से लोग घरों में कैद हैं। बट इसका एक बड़ा फायदा क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे लोगों से, हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं और ज्यादा बातें कर रहे हैं, ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो ये मेरा एक मैसेज है सबके लिए, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पोर्ट्स कोचेज के लिए, कि ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपनी नॉलेज को रिफाइन कर सकते हैं। आप घर में हैं, आपके पास समय है, आप कई हमारे एक्सपर्ट्स के लेक्चर सुने, केवल पैफी के नहीं पूरे देश में वेबिनार्स हो रही हैं, उन वेबिनार्स को अटेंड करिए, वहां आपको सर्टिफिकेट भी फ्री में मिल रहा है। बट उस नॉलेज का उपयोग करना है। उस नॉलेज को ऐसा नहीं है कि हमने आज किया और हम उसको उसके बाद भूल गए। हम उस नॉलेज को कैसे अपने सिस्टम में लेके आ सकते हैं, कैसे हम उस नॉलेज का फायदा ले सकते हैं, इस पर बड़ा इंपॉर्टेंट बात करनी होगी। जी निश्चित रूप से सर, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने करियर वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को, जिनको पता है, थोड़ा सा रिफाइन कर दिया होगा, एड ऑन कर दिया होगा, या जिनको नहीं पता था उनको काफी हद तक समझाने की कोशिश करी होगी कि फिजिकल एजुकेशन एक सागर के रूप में है, और सागर के अंदर क्या क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्या क्या डिग्रीज क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी बातों को आपके नॉलेज में लाने का हम लोगों ने एक प्रयास किया है। और आप ही लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं, पैफी के साथ जुड़े रहिए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस देते रहिए, और हम भविष्य में भी इसी तरीके के प्रोग्राम लेते आएंगे, आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। जी जोशी जी। मैं धन्यवाद देता हूं श्री R.S. जोशी एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जसदान का, जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया और हमारी टीम को बुलाया। पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी इस पूरी लेक्चर को सुना। जी गोपाल जी। खूब खूब धन्यवाद सर। दोनों महानुभावों ने आज ऐसा जो सेशन के दौरान फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के नॉलेज को छोटे से छोटे जो
स्टूडेंट्स है जो अपना कैरियर फिजिकल एजुकेशन में बनाना चाहते हैं, जो लोग अपना करियर स्पोर्ट्स में आगे ले जाना चाहते हैं, उनको सब कुछ आपने बता दिया। खूब खूब धन्यवाद सर, मैं आपका दिल से आभारी हूँ। आप दोनों महानुभाव हमारे साथ जुड़े और पेफी ने भी सारे भारत को जो जब सभी देशवासियों जो फिजिकल एजुकेशन में जो इंटरेस्ट रखते हैं उसको एक साथ जुड़ के पेफी ने जो नया एक नया युग शुरू किया है फिजिकल एजुकेशन में, उसके लिए भी आपका खूब खूब आभारी हूँ। गुजरात से जो लोग पेफी से जुड़ना चाहते हैं, आपको सर ने पहले ही सेशन के स्टार्ट होने के दौरान बताया कि पेफी अब नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, जो पूरे भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम पेफी कर रहा है। तो गुजरात से जो मेरे फिजिकल एजुकेशन के भाई और बहन है जो पेफी से जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर मेरा और मेरे साथी डॉक्टर आकाश का भी आप संपर्क कर सकते हैं और पेफी को सर हम उस टॉप लेवल पर ले जाके ऐसा प्रयत्न करेंगे कि समाज में समाज सही अर्थ में स्वस्थ समाज और साक्षर समाज और उसके साथ साथ एक सक्षम समाज बनाने का जो हमने बीड़ा आप लोगों ने जो उठाया है, तो उसको भी हम साकारित करेंगे। खूब खूब धन्यवाद सर आपका और शरद सर का। बहुत बहुत धन्यवाद।